हेलो वन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चुराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस। एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो दिस इज द सेशन ऑफ 1500 क्वेश्चन सीरीज। एंड डेफिनेटली आपने पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देख लिया होगा। उसमें नियर अबाउट हमने 70 क्वेश्चंस को कवर किया है एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मेन टारगेट यही है कि आप जब आरआरबी या अदर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, जब आप कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको नॉलेज हो और आप नॉलेज के बेस पर क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे के सारे। और जो मैं डिटेल दे रहा हूँ उससे आपको काफ़ी नए क्वेश्चंस सीखने को मिल रहे होंगे। कल मैंने आपको जो डिटेल दी थी 70 क्वेश्चन नहीं थी, आप उसको जस्ट डबल कर दीजिए, इतनी डिटेलिंग आपको दी गई है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करते हैं। सीरीज वाइज ही मैं आपको क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कल 70 हुए थे, उसके आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, डैश इज ए वे ऑफ स्टोरिंग द सेम डाटा इन डिफरेंट प्लेस ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क टू प्रोटेक्ट डाटा इन द केस ऑफ डाटा ड्राइव फेलियर। या आसान शब्दों में अगर बोलूं तो अगर डिस्क हमारी खराब हो जाए तो बैकअप के लिए इनमें से किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है इन हार्ड डिस्क। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको। Dash is a method of combining the available resources in a network by splitting up the available bandwidth into channel। तो ये भी नया क्वेश्चन है अब आपके लिए, ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो इसको करने का एक आसान तरीका है, जिस भी चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उसके साथ वर्चुअलाइजेशन वर्ड अपने को जोड़ देना है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, किस चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल, यानी कि नेटवर्क का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की बात कर रहा है। तो आंसर बन जाएगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अगर हार्ड डिस्क या स्टोरेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की बात होगा तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की बात करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन आ जाएगा। डेस्कटॉप को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की बात करेगा तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन वर्ड आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ, कैसे इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। डैश इज ए सॉफ्टवेयर ड्रिवन डाटा बैकअप प्रोसेस that copies the content of a computer hardware disk in a single compressed file। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझाता हूं मैं पहले आपको। ये बोल रहा है कि हार्ड डिस्क में बहुत जो कंटेंट होता है काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो उसका बैकअप लेने के लिए उसकी कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट की जाती है, मतलब उसको कंप्रेस किया जाता है, छोटा किया जाता है। तो वो कंप्रेशन के लिए किसका यूज होता है, इसमें से किस सॉफ्टवेयर ड्रिवन डाटा बैकअप प्रोसेस का यूज होता है जो कंप्रेशन करने का काम करता है, डाटा को छोटा करता है, कंप्रेस करता है। तो वो है जी गोस्ट इमेजिंग। इसमें क्या होता है, आपके डाटा की कॉपी जनरेट करते हैं इमेज फॉर्मेट में, जिससे डाटा आपका कंप्रेस हो जाता है और बाद में उस इमेज को वापस नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे प्रॉपर हमें डाटा उसी साइज का मिल जाता है, लगभग जिस साइज का हमने उसे इमेज में कन्वर्ट किया था। तो आपके माइंड में होगा कि सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है वो बताओ जिसके थ्रू हम इमेज क्रिएट करते हैं। तो आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, दैट इज
पावर ISO। ये सॉफ्टवेयर का नाम है, आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप इसके थ्रू किसी भी डाटा की इमेज है वो क्रिएट कर सकते हो, उसे कंप्रेस कर सकते हो। वेयर यू लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, एक मशीन के लिए जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें हम इनपुट चेंज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक काम के लिए वो यूज होगा। जैसे कि एक रिस्ट वॉच के अंदर, डिजिटल वॉच आपने देखी होगी, उसके लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए, वो फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन के लिए। तो वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम इनपुट चेंज नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक मशीन के लिए वो बनाए जाते हैं। तो इसमें से किसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है? वो है PDA में, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब बात आती है कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का सर कोई एग्जांपल बता दो, ठीक है, जिससे ये समझ पाए कि ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है। तो ध्यान से इसे कवर करना। आपने देखा होगा बसेस के अंदर जो कंडक्टर होते हैं उनके पास एक मशीन होती है जिसके थ्रू वो टिकट वगैरह काटते हैं, वो उनका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। या जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास भी खुद का एक टैब होता है जो कंपनीज के द्वारा दिया जाता है, उसको नॉर्मल यूज के लिए नहीं कर सकते, कंपनी पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी बिल काटने की मशीन होती है, वो PDA की कैटेगरी में आती है। और कुछ इंटेलिजेंट PDA भी यूज होते हैं आज के टाइम पे, लाइक आपने अलेक्सा का नाम सुना होगा, अमेजोन का है, सीरी का नाम सुना होगा, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, वो उसके इंटेलिजेंट PDA हैं, उनकी डिवाइसेस भी आती हैं। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ सीक्रेटली रिमूविंग रैम चिप्स फ्रॉम ऑफिस कंप्यूटर एंड सेलिंग दैम। रैम चिप को चुराना और उसको सेल कर देना क्या कहलाता है? तो वैसे तो ये चोरी हुई, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, उसे बोलते हैं मेमोरी शेविंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, ए बीम ऑफ लाइट यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिट्रीव डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क इज नोन एज। जो आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है लाइक CD, DVD और BRD, ये तीन मेन है। इनमें जो बीम ऑफ लाइट यूज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब इनकी भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में और डिटेल में आपको बता दूंगा, इनकी कैपेसिटी वगैरह वो भी बता दूंगा। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और BRD की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। कैपेसिटी भी बता ही देता हूं यहां पर, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछते हैं। तो आपका जो CD है इसकी कैपेसिटी होती है नियर अबाउट 650 टू 700 MB। DVD की होती है 4.7 GB, सिंगल साइडेड बता रहा हूं, डबल साइडेड नहीं। BRD की होती है 25 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If an Excel worksheet is to be linked for use in PowerPoint presentation, the following should be clicked। किसको क्लिक करना होगा? तो जनरल वे में देखें तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तो ऑप्शन में है नहीं, उसके लिए हम स्पेसिफिक टास्क का यूज करते हैं। पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग पूछा गया, एडिट एंड पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का यूज होता है उसके लिए, तो नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर आप इन क्वेश्चन को प्रॉपरली टारगेट करना चाहते हैं तो प्लीज कॉपी पेन साथ में रखें। जो भी मैं डिटेल दे रहा हूं या क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नया है, आपकी नॉलेज में पहले नहीं था, न्यू लर्निंग है, तो इसे एज ए पॉइंट आप जरूर लिखें। मेरे जो स्टूडेंट है प्लस के ऊपर, जो रेगुलर मोड में थ्योरी और प्रैक्टिस क्लास करते हैं, उनको भी मैं इस तरह से डिटेलिंग वे में करवाता हूँ वहां पर, तो वो भी नोट डाउन करते हैं। तो वहां पर तो टॉपिक वाइज सीरीज भी चलती है एंड थ्योरी सेशन भी चलते हैं, तो उसके लिए आप अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हो, और अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए ER10 कोड का यूज कर सकते हो।
और यहाँ पर भी आप 1500 क्वेश्चन करवाओगे तो मैं काफी कुछ कवर करवा दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली सबमिट योर सर्च रिक्वेस्ट टू सर्वर सर्च इंजन साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड व्हाट। अब ये टाइप है एक सर्च इंजन का, जिसमें क्या होता है, उसका खुद का कोई डाटाबेस नहीं होता। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल का डाटाबेस है, वहीं से आपको वो रिजल्ट निकाल कर दे देता है। वैसे ही बिंग सर्च इंजन है, बिंग का खुद का डाटाबेस है। बिंग पर जो हम सर्च करते हैं तो अकॉर्डिंगली अपने डाटाबेस से सर्च टर्म के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन ये सर्च इंजन क्या होते हैं, इनका खुद का कोई डाटाबेस नहीं होता। ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सर्च इंजन पर उसी क्वेरी को सबमिट कर देते हैं और उनका कंबाइंड रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवा देते हैं। तो उस टाइप के सर्च इंजन को क्या बोलते हैं, मेटा सर्च इंजन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं, आप यूज करके भी देख सकते हो। dogpile.com ये मेटा सर्च इंजन का एग्जांपल है, और ये गूगल, बिंग, याहू सबके कंबाइंड रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड इन नेट इन द इंटरनेट। अब ये क्वेश्चन मैंने कल डिटेलिंग में करवाया था, होपफुली आपको याद होगा। नेटवर्क या इंटरनेट पर जो भी कंप्यूटर हैं, क्लाइंट हैं, उनको आईपी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, उसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं डीएचसीपी। इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और भरपूर लाभ उठाने के लिए इस पूरी सीरीज को कंप्लीट जरूर करना। जो प्रीवियस सेशन है वो कवर कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन डाटा स्टोरेज सिस्टम, डाटा फॉर्मेट्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। उसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होती है, ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन डाटा स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। तो उसके लिए हम टर्मोलॉजी यूज करते हैं माइग्रेशन, डाटा माइग्रेशन। डाटा को माइग्रेट करें हम एक पीसी से दूसरे पीसी की ओर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है काफी ये वाला। डैश इज ए बुकमार्क स्टोर्ड इन ए वेब ब्राउजर दैट कंटेन्स जावास्क्रिप्ट कमांड दैट ऐड न्यू फीचर्स टू द ब्राउजर। अभी फैट इन्फॉर्मेशन है, वो बुकमार्क को क्या बोलते हैं, जो एक वेब ब्राउजर पर स्टोर होता है, जिसमें कुछ जावास्क्रिप्ट कमांड होती हैं जो ब्राउजर के अंदर न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड करती हैं। तो उसे हम बोलते हैं बुक मार्कलेट। बुक मार्क से ही रिलेटेड है, बुक मार्कलेट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ यू वांट टू सिक्योर ए मैसेज यूज, अगर हम मैसेज को सिक्योर करना चाहते हैं, किसका यूज करना होगा। अब बात आ जाती है वही डिटेलिंग वाली। व्हाट्सएप पर हम जब मैसेज भेजते हैं तो वहां पर भी हमें सिक्योरिटी मिलती है, तो वो बोलते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डाटा। तो उसके लिए हम कंप्लीट प्रोसेस यूज करते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। किसके लिए यूज होता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए यूज होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओनली एनक्रिप्शन नहीं, पूरी प्रोसेस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, जिसको हम क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं। डैश इज ए फॉर्म ऑफ इंट्रूजन इन विच द अटैकर इज एनकोडेड इन सीमिंगली इनोसियस डाटा। जो अटैक करता है इनोसियस डाटा पे, तो आप देखो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है, आराम से आप कवर कर सकते हो सही आंसर क्या होना चाहिए। इनोसियस डाटा पर करता है तो वो कहलाता है डाटा ड्रिवन अटैक। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, डाटा के ऊपर अटैक है। डैश इज रिलेटिवली सिंपल एंड इजी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इनमें से इजी एंड सिंपल टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सी आ गई, इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ लिए। हैकर तो पर्सन है जो हैकिंग का काम करते हैं। एप्लेट स्मॉल जावा प्रोग्राम है जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। बुक मार्कलेट अभी अपनों ने पढ़ा था, ये तो बुक मार्क का टाइप है जो कुछ जावास्क्रिप्ट कमांड को रखता है जो वेबसाइट की फंक्शन या ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। आंसर होगा सॉफ्टवेयर विगेट। बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं।
एप्लेट रन इनसाइड द ब्राउजर एंड वर्क एट डैश साइड, ये भी नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एप्लेट अभी मैंने आपको बताया ये स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं और ये क्लाइंट साइड पर काम करते हैं। ठीक है, यूजर की वेब जो पीसी वहां पर काम करते हैं उसी के डाटा के साथ फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं। When a website automatically retrieve information from another website, it is known as। आज टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ रही होगी, नोट डाउन आप कर रहे होंगे टर्मोलॉजिकल क्वेश्चंस को, दैट विल बी ग्रेट थिंग। तो इसके लिए जो टर्मोलॉजी जो यूज होते हैं, ऑटोमेटिक रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर वेबसाइट, पुल पुल बोलते हैं हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वीडियो इज कंटेंट सेंट इन कंप्रेस्ड फॉर्म ओवर द इंटरनेट एंड डिस्प्ले बाय द व्यूअर इन रियल टाइम। कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा जाता है कंप्रेस्ड फॉर्म में और रियल टाइम में हम उसे देख सकते हैं, वो बताना है उसे क्या बोला जाता है। तो यहां पर अगर अपने कवर करें तो आप YouTube पर या अनअकैडमी पर लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो जिसमें कंटिन्यूस आपको रियल टाइम में डाटा मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्ट्रीम करना बोला जाता है इसे। इन एक्सेल व्हाट टू की मस्ट बी प्रेस टू एंटर मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। देखो एक्सेल के अंदर आपके अलग अलग सेल होते हैं इस तरह से, इस सेल के अंदर एक लाइन में आपने कुछ लिख लिया, आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो तो कौन सी की प्रेस करेंगे। तो नॉर्मल हम जब डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो तब हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर एंटर की प्रेस तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन क्लियर करता हूं। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप डाउन वाले सेल में चले जाओगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप डाउन वाले सेल में चले जाओगे, तो एंटर यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, एल्ट एंटर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके लिख लेना, एक्सेल में अगर आपसे रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की पूछ ले तब भी आपका यही आंसर आएगा, एल्ट प्लस एंटर। अब मैं बाकी आपको डिटेल बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखा होगा कि डाउन वाले सेल में जाने के लिए तो हमने यूज कर लिया दैट इज एंटर बटन। क्या सर ऊपर वाले सेल में जाना है तो हम कौन सी की यूज करें शॉर्टकट की, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, शिफ्ट प्लस एंटर। वैसे ही अगर आप राइट वाले सेल में जाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, टैब बटन। वैसे ही अगर आप लेफ्ट वाले सेल में जाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस टैब बटन। तो ये चारों आपको पता चल गई होगी। एक सेल से अगर आपको अप डाउन लेफ्ट राइट जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, वो एरो की के बेस पे नहीं पूछता, वो ये वाली शॉर्टकट की पूछता है, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम और रिसोर्सेज इज रेफर्ड एज। तो ये भी टर्मिनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, नेटवर्किंग के अंदर हम पढ़ते हैं ना मालवेयर अटैक, वहां पर आता है किसी भी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम या रिसोर्सेज का अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या कहलाता है। तो बाकी ऑप्शन समझा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, वो उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। अब फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग होता है फेक वेबसाइट पर आपको पहुंचा दिया जाए हैकिंग करने के लिए, या बोगस वेबसाइट के द्वारा हैकिंग, या मिलेशियस कोड के द्वारा हैकिंग। ये टर्मोलॉजी देखना जो मैंने यहाँ पर 3 लिखी है, या अनडिजायर्ड वेबसाइट के थ्रू हैकिंग, या उस पर पहुंचाकर हैकिंग की जाए, उसके लिए फार्मिंग टर्मोलॉजी यूज होती है। फिशिंग होता है ईमेल के द्वारा हैकिंग जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब ये सारी टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, को हैक करने की बात हो तो वहां पर हम फिशिंग टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following source code is highly protected and only available to trusted employee and contractors? ऐसे कोड जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते, पैसा देना पड़ता है। दूसरा, कंपनी अपने एम्प्लॉई या ट्रस्टेड जो पर्सन है उसके साथ ही उसे शेयर करती है ताकि हर कोई उसे यूज ना कर पाए, उसे मॉडिफिकेशन ना कर पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, तो उसे बोलते हैं हम क्लोज सोर्स। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा iOS, एप्पल के मोबाइल में आता है, किसी और मोबाइल में देखा आपने वो यूज होता हो नहीं, तो वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है। उसके अगेंस्ट होता है आपका जस्ट अपोजिट ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स में क्या होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, उसमें सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है जिससे कोई भी दूसरा पर्सन या प्रोग्रामर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड आपने देखा होगा वो सैमसंग भी यूज कर रहा है, वो Xiaomi भी यूज कर रहा है, देन आपके वन प्लस के मोबाइल आ रहे हैं, वीवो ओप्पो के मोबाइल आ रहे हैं, उसमें सब में हमें एंड्रॉइड मिल रहा है। एंड्रॉइड की आपकी एलईडी भी आ रही है, स्मार्ट टीवी भी आ रही है, वहां पर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स है, वो कोई भी यूज कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्लोज सोर्स में जैसे मैंने आपको बताया iOS आ जाता है, और भी बता देता हूँ, लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, ये क्लोज सोर्स में है। ओपन सोर्स में आपका एंड्रॉइड आ जाता है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए और स्मार्ट टीवी के लिए। दूसरा अगर अपने देखें, माई एसक्यूएल आ जाता है, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। देन आपका फायरफॉक्स आ जाता है, ये ब्राउजर है, ये आपके ओपन सोर्स में आ जाता है। देन अगर अपनी बात करें ऊपर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लोज सोर्स में आता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज सोर्स में आता है। तो ओपन सोर्स में आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि आपका ओपन सोर्स में होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, डैश इज ए सर्वर दैट शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये शेयरिंग कर रहा है, जब भी शेयरिंग या प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात हो उसके लिए टर्मोलॉजी ध्यान में रख लेना जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे बोलते हैं हम वर्चुअल। ठीक है, बाकी सर्वर बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट। डेडिकेटेड सर्वर एक वेबसाइट के लिए होता है, स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए जो स्पेसिफिक सर्वर यूज करते हैं वो डेडिकेटेड सर्वर होता है। कैश सर्वर वो होता है जो डाटा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, और किसी वेबसाइट को हमने कैश सर्वर पर स्टोर कर लिया तो बाद में विदाउट इंटरनेट हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो कैश सर्वर वहां पर काम में आता है। नेक्स्ट, which of the following is an application designed to probe a server or host for open ports? ओपन पोर्ट्स के लिए एप्लीकेशन डिजाइन बतानी है, तो एप्लीकेशन डिजाइन, तो एप्लीकेशन का नाम तो क्या आएगा आपका, पैटर्न इंफॉर्मेशन में आएगा, तो ये नाम रखना है ध्यान आप में आपको, और क्वेश्चन के थ्रू आप निकाल सकते हो। फॉर ओपन पोर्ट्स की बात हुई है तो पोर्ट स्कैन इज द राइट आंसर। तो ये पैटर्न इंफॉर्मेशन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A dash is a type of malware that is designed to change your browser settings। जो ब्राउजर के ऊपर अटैक कर रहा है, ब्राउजर की सेटिंग को बदल रहा है, हैकिंग के लिए उसे यूज किया गया, टाइप ऑफ मालवेयर है। तो अपने ऑप्शन को देखो कि कुछ लग रहा है जो ब्राउजर से कोरिलेट करता हो। कंप्यूटर का एक बेनिफिट ये भी है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्वेश्चन के थ्रू ही हम कवर कर सकते हैं, तो ब्राउजर हाईजैकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन। एक हाइपरलिंक से आपको दूसरे हाइपरलिंक पर जाना है, उसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे।
अब मुझे पता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट कहाँ जाने वाले हैं, कंट्रोल के पर, लेकिन वो गलत है। सही आंसर है टैब, क्योंकि मूवमेंट की बात हो रही है कि एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पर आपको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए टैब यूज होता है, नेविगेशन की है आपकी। कंट्रोल के किसके लिए होता है, हाइपरलिंक से रिलेटेड है, लेकिन ये हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में हम इसका यूज करते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है, या पावर पॉइंट में भी इसका हम यूज करते हैं, लेकिन हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। अब पावर पॉइंट के लिए कंट्रोल एम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एम न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की है इन पावर पॉइंट। ठीक है जी, ये रिप्लेस की शॉर्टकट की है, ये सेव की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट, which is a special type of stored procedure that is automatically invoked whenever the data in table is modified। जब भी, अब ये कंडीशन बेस्ड है, जब भी टेबल में डाटा मॉडिफाइड होगा तब वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होंगे, ऐसे नहीं। तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज मिली जाती है वो बताना है जी। उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज मिली जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिगर। जैसे गन का ट्रिगर होता है ना, जब दबाएंगे तभी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो ट्रिगर टर्मिनोलॉजी यूज मिली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज, किसका यूज करता है, ये बड़े कंप्यूटर हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, तो इनको एक्सेस करने के लिए मल्टीपल स्क्रीन के साथ जोड़ने के लिए हम टर्मिनल का यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं हम डम टर्मिनल का। तो डम टर्मिनल समझ लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये एटीएम में यूज होता है जी, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ एटीएम में। डम टर्मिनल में क्या होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड स्क्रीन ओनली। इसकी खुद की कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर एटीएम, तो एटीएम पर प्रोसेसिंग उसी एटीएम पर थोड़ी होती है, बैंक के सर्वर पर होती है। वहां पर तो हमें कीबोर्ड और स्क्रीन मिल जाती है, अकॉर्डिंगली हम अपना काम कर लेते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक के सर्वर होगी जो पर होगी, जो भी अपडेशन होगा बैंक के सर्वर पर होगा। बैंक का सर्वर अगर खराब तो एटीएम काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन ए डाटाबेस रिकॉर्ड व्हेन द यूजर चेंजेस एग्जिस्टिंग वैल्यू देन इट इज कॉल्ड व्हाट, उसे क्या बोला जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से कर सकते हो। एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करते हैं हम, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज मिली जाती है वो बताना है जी। तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज ली जाती है उसे बोलते हैं हम एडिटिंग करना, एडिट करना। A computer that can be accessed by user across a network mainly or exclusively for storing and supplying data file is known as। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और जल्दी से मुझे आंसर कर, आपका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, उससे आप अपने आराम से अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। तो क्या सप्लाई कर रहा है, डाटा फाइल, तो फाइल सर्वर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन से ही आंसर हमारा निकल रहा है ये वाला। Dash is a computer processing that enable a user to extract and view data from different point of view। डाटा एनालिसिस कर रहा है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, ये मैंने कल भी बताया था। डाटा माइनिंग डाटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेसिंग यूज में लेते हैं, उसके लिए हम यूज लेते हैं OLAP, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और OLTP
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, when a hardware component fails, the computer switches over to a redundant component without the service to the user being interrupted is termed as। ये भी फाइटल इंफॉर्मेशन है, ये नोट करने वाला क्वेश्चन है कि हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है वो फेल हो जाए तो सर्विस बिना इंटरप्ट हुए एक रिडंडेंट या उसका डुप्लीकेट कंपोनेंट यूज में ले लिया जाता है, स्विच कर लिया जाता है, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं हम? तो उसके लिए यूज में लिया जाता है फेल ओवर। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर होगा। अब आपके बैचेस भी चल रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूं। अगर आप बिगिनर हो तो आप थ्योरी बैच भी कवर, थ्योरी बैच और एक प्रैक्टिस बैच कवर कर सकते हो। जो रेगुलर अभी चल रहे हैं थ्योरी के लिए, आपका बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। अगर आप रिकॉर्डेड डिबेट में बाद में भी करोगे तो अनअकैडमी प्लस पर ये आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच के 5 से 6 पार्ट आएंगे, ये आपको कंप्लीट करना है, ये रनिंग है अभी। और प्रैक्टिस के लिए आपको करना है अभ्यास बैच, जहां पर मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। आफ्टर दैट आपके एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगी, एंड फिर आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होगी, जिससे आप 3 से 4 हजार क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो ये दोनों बैच आप कवर कर सकते हो। दोनों की टाइमिंग बता देता हूँ जो अभी चल रही है। थ्योरी बैच आपका चल रहा है 1 PM पर, प्रैक्टिस बैच अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 6:30 PM पर। और जो भी कैंडिडेट थ्योरी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको पहले से नॉलेज है, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन की डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको आप कवर कर सकते हो। इसके मल्टीपल सेशंस हैं और ये चल रही है रेगुलर 3:30 PM पर। इनको एनरोल करके अपनी क्लासेस को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a server that acts as an intermediary for request from client seeking resources from other server। अब मैं इसका मेन पर्पस भी बता देता हूं। जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो रिक्वेस्ट हैंडलिंग होती है कि हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि मोबाइल से जब हम फॉर्म को भरते थे तो वो हमें एक्सेस राइट नहीं देता था, कहता जी डॉक स्टेप पर आप फॉर्म भर सकते हो, तो उसने हमारी रिक्वेस्ट को डिनाई करता था वो। ठीक है, आजकल वो हमारा मोबाइल से फॉर्म भरने देता है, पहले नहीं करने देता था। कोरोना के बाद वो ऑन कर दिया था कि आप मोबाइल से भी अपना फॉर्म भर सकते हो, उससे पहले नहीं करने देता था। तो ये जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग करता है कौन सा सर्वर करता है वो पूछा है, तो वो सर्वर होता है आपका प्रोक्सी सर्वर। किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट हैंडलिंग जो है वो क्या करता है, कौन सा है, प्रोक्सी सर्वर है। बाकी मैं आपको करवा ही चुका हूँ, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, वर्चुअल सर्वर क्या होता है, कैश सर्वर क्या होता है। तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। अगर आपको नॉलेज है ना एग्जाम में, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है, रट्टा मारे हुए हैं, वही आगे तरीका जो पुराने लोग पर टाइम पर लोग बोलते थे कि यार कंप्यूटर करना है, 2000 क्वेश्चन पढ़ जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आज नहीं चलता। अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसी के लिए आपकी क्लासेस ये कंटिन्यू की हुई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा 2.5 से 3 महीने का बैच है थ्योरी और प्रैक्टिस का। अगर आप दोनों को कंबाइन वे में करते हो तो 2.5 से 3 महीने में आप कंप्यूटर में काफी नॉलेज गेन कर लोगे और अपने एग्जाम में बेहतर अप्रोच के साथ कवर कर पाओगे। और इवन मेरे स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा करके आता है। ऐसा नहीं है मेरे से पढ़ा है, क्योंकि मैं सिलेबस कवरिंग के ऊपर चलता हूँ। अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है, काफी हद तक कंप्लीट सिलेबस तक को टारगेट कर रखा है, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वही मेरा टारगेट रहता है कि कंप्लीट सिलेबस करो, नहीं तो कंप्यूटर कौन पढ़ता है 2.5 से 3 महीने। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एग्जाम से पहले पढ़ लो, कि जब प्री क्लियर हो उसके बाद आप शुरू करोगे फिर तो वो पूरा नहीं होने वाला। तो एग्जाम से पहले एक बार कर लोगे, एग्जाम के पास बस आपको डेली प्रैक्टिस सेशन करना है या रिवाइज कर सकते हो, उससे आप काफी अच्छा कर लोगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कीवर्ड स्टफिंग इन कंटेंट इज नोन एज व्हाट। अब पहले ये समझ लेते हैं कि कीवर्ड स्टफिंग होती क्या है, फिर अपने इसको टारगेट करेंगे।
बेसिकली क्या होता है, कई लोग गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, गूगल के सर्च पेज पर पहले पेज पे लाने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें एक ही कीवर्ड का बार बार यूज कर लेते हैं ताकि वो कीवर्ड गूगल के ध्यान में आ जाए। लेकिन गूगल भी डेढ़ से आना है जी, वो ऐसे अब स्पैम करने लग गया उसे। ठीक है, तो ये एक तरह की स्पैमिंग है। एक ही कीवर्ड को मल्टीपल टाइम यूज करना, एक ही पैराग्राफ या एक ही आर्टिकल के अंदर 15-20 बार यूज कर लेना, जो कि गलत माना जाता है, उससे क्वालिटी कंटेंट नहीं बनता। तो ये क्या है, स्पैमिंग है एक तरह की। तो स्पैम डेक्सिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज ए रियलिस्टिक एंड इमर्स सिमुलेशन ऑफ 3-dimensional एनवायरमेंट क्रिएटेड यूजिंग इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का यूज करके रियलिस्टिक 3-dimensional एनवायरमेंट क्रिएट करना, कि हमें ऐसा फील हो कि वो रियल है लेकिन वो एक्चुअल में रियल नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आज के टाइम पे गेमिंग में भी काफी चल रहा है। आपने देखा होगा मॉल्स में लोग जाते हैं, वीआर बॉक्स का यूज करते हैं अपने आंखों पे लगा के, और उनको गेम वगैरह खिलाए जाते हैं या फिर कोई मूवी दिखाई जाती है, जिनको फीलिंग आती है, और ऐसे जगह पे उनको बिठाया या खड़ा किया जाता है, वो भी वाइब्रेट करती हैं अकॉर्डिंग टू द मूवी। हमें ऐसा फील होता है कि रियल में हम उस मूवी के अंदर हैं। तो वी आर बॉक्स टेक्नोलॉजी उसमें यहाँ पे यूज होती है, वही है ये चीज, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी ये रियल टाइम में होती है जी, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, रियल टाइम के अंदर होती है। आ भी जाएगा, जैसे आप कवर करोगे आगे आगे क्वेश्चन तो उसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग ए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और वेब एप्लीकेशन टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज। टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज, उसको बताना है क्या होता है। अब ये भी क्वेश्चन का मुझे पता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट किस ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं डिबगिंग करने की, लेकिन डिबगिंग सही आंसर नहीं है। पेन टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये एक ही बात है, टेस्टिंग ही तो पूछिए, तो दोनों टेस्टिंग आपका सही आंसर होगा, बोथ 2 and 3। डिबगिंग क्या होता है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग। रिमूविंग टर्मोलॉजी आना जरूरी है, या ओनली रिमूविंग एरर, उसे बोलते हैं डिबगिंग। अगर आ जाए ओनली फाइंडिंग एरर, क्या बोला जाता है, फाइंडिंग एरर को क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर डिबगिंग नहीं होता, उसका आंसर टेस्टिंग ही होता है। तो इसको मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, कैसे सर, हमने तो ये पढ़ा डिबग का मतलब फाइंडिंग भी होता है, तो ध्यान समझिए। बग मतलब एरर, डीबग मतलब एरर को रिमूव करना, तो रिमूविंग एरर इज नोन एज डिबगिंग। तो वो कंबाइन करके दे दे फाइंडिंग एंड रिमूविंग, या ओनली रिमूविंग एरर दे दे तो डिबगिंग आएगा, लेकिन ओनली फाइंडिंग देगा तो आंसर हमारा टेस्टिंग आएगा। इस बात का ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डैश इज ए स्मॉल स्केल डाटा सेंटर और क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स डिजाइन टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज टू मोबाइल डिवाइस। तो ये फैक्टल इंफॉर्मेशन है। अगेन, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को मोबाइल डिवाइसेस में प्रोवाइड करवाने के लिए स्मॉल स्केल डाटा सेंटर या क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर का नाम क्या है वो बताना है, वो है क्लाउडलेट। लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होता है वे मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन सारी सर्विसेज ले सकते हो। कोई डाटा है, आप ऑनलाइन उसे सेव कर सकते हो, ऑनलाइन ही उसे एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी बैठकर किसी भी कंप्यूटर से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि गूगल ड्राइव आपने मैक्सिमम ने यूज की होगी, तो गूगल ड्राइव पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल, वीडियो, ऑडियो फाइल को हम रख सकते हैं, और जीमेल से कनेक्टेड होता है वो, और कहीं भी बैठकर हमें अपने जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, कहीं भी बैठकर किसी भी पीसी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अब यहां स्मॉल स्केल डाटा सेंटर और क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर पूछा था, तो वो नाम है क्लाउडलेट। Dash is a larger transmission line that carries data gathered for smaller line that interconnect with it। तो मैंने ये आपको करवाया हुआ है, बस वर्डिंग अलग से आया है। मेन आपकी एक लाइन जो
मेनली सेंट्रल स्ट्रक्चर होगा किसी भी नेटवर्क के लिए, मेनली डाटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अदर पोर्शन ऑफ नेटवर्क इसी से कनेक्ट होगा। ये बस टोपोलॉजी का एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस टोपोलॉजी का आपका एग्जांपल है, इसके एंड पॉइंट टर्मिनल है। मेन डाटा ट्रांसफर कहाँ से होगा? इस मेन सेंट्रल लाइन से, ठीक है। और अदर पीसी है वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बैकबोन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर? तो अब क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है ये वाला। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर क्या है इसमें से वो बताना है। तो यहां पर अगर अपने ध्यान से कवर करें तो ब्रिज से ले लिया बी राउटर, तो बी राउटर आपका बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरवर्ड पैकेट्स टू कंप्यूटर होस्ट विद इन नेटवर्क बट नॉट बिटवीन नेटवर्क? एक नेटवर्क के अंदर ही डाटा ट्रांसफर करता है, वो कौन सा राउटर है वो बताना है। नोट बिटवीन नेटवर्क, अब क्या मतलब है इसका वो बताया। तो मान लो एक ये नेटवर्क है, स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल ले लेता हूं। अब इनके बीच में ही डाटा ट्रांसफर करना है, तो एज ए सेंट्रल डिवाइस यहां कौन सा राउटर यूज करूं जो नेटवर्क के इसी नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफर करे? तो ये है आपका विद इन नेटवर्क। और यहां पर देखिए मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक आपका नेटवर्क ये है, दिस इज नेटवर्क 1। एक नेटवर्क आपका ये है, दिस इज नेटवर्क 2। इसको मैंने यहां पर कनेक्ट कर रखा है एक राउटर से। अब यहां पर ये वाला राउटर कौन सा है जो दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में डाटा ट्रांसफर कर रहा है? ये इसका मतलब है बिटवीन नेटवर्क। तो देखिए अगर विद इन नेटवर्क आया है तो आपका आंसर होगा कोर राउटर, तो इसके लिए कोर राउटर यूज होता है। और अगर आपका है बिटवीन नेटवर्क तो आपका यहां पर होता है एज राउटर। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पूछा था विद इन, तो आपका आंसर कोर राउटर होगा। नेक्स्ट, डैश इज ए डाटाबेस बैकअप ड्यूरिंग विच द डाटाबेस इज ऑफलाइन एंड नॉट एक्सेसिबल टू अपडेट। ऑफलाइन के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था जो पहले अपनों ने क्वेश्चन किए। तो ऑफलाइन के लिए हम यूज करते हैं कोल्ड बैकअप। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Dash is a email spoofing attack that target a specific organization or individual seeking unauthorized access to sensitive information। अब देखो ईमेल नाम आ गया, तो क्या आंसर आना चाहिए? मैं ये टर्मिनोलॉजी बोल रहा था कि जब ये टर्मिनोलॉजी आए तब आपको अपना आंसर देना है अकॉर्डिंगली। तो ईमेल नाम आ गया तो फिशिंग आना चाहिए। तो फिशिंग कहां दे रखा है? ये रहा फिशिंग, स्फीयर फिशिंग इज द राइट आंसर। तो ये टर्मिनोलॉजी जो मैं लिखता हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट जो लिखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर ध्यान दो। और जो मैं थ्योरी करवाता हूँ उसमें मैं बड़े बड़े पौधे या कंटेंट खुद लिखा हुआ नहीं देता कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ रीड करने। मैं खुद पॉइंटों में लिखवाता हूँ, ठीक है, की पॉइंट्स लिखवाता हूँ। और उस की पॉइंट को लिखते लिखते ही लगभग जो स्टूडेंट का रिव्यू है वो बता रहा हूँ 2 रजिस्टर भर देते हैं वो पूरा सिलेबस कंप्यूटर करने में विद इन 2.5 से 3 महीने में। और की पॉइंट्स ही होते हैं। और अगर आपने वो खुद अपने हाथों से लिखे हैं तो रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप काफी जल्दी रिवीजन भी कर लोगे। शॉर्ट में लिखा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्क कैश? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। डिस्क में कैश, तो पेज कैश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कंप्यूटर एंड मेक्स देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। डिस्टिंक्ट अलग अलग कंप्यूटर का कंबाइन करके एज ए सिंगल कंप्यूटर उन्हें बताया जाता है, वो कौन सा है? तो देखिए अलग अलग आपके ये कंप्यूटर हैं,
इनको आपस में कनेक्ट किया लाइक दिस, सभी एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा आपका होता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें एक सेंट्रल पीसी मेन होता है, जिसे हम सर्वर बोलते हैं, बाकी आपके क्लाइंट होते हैं। तो ये कहलाता है सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के अंदर तो ये मॉडल भी हैं, आर्किटेक्चर भी हैं, तो वो भी बता देता हूँ इसको क्या नाम दिया जाता है। ये वाला जो सेकंड वाला है, इसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। और जो पहले वाला है इसे हम बोलते हैं पीयर टू पीयर, P2P मॉडल। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सेंट्रलाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, हर एक चीज समझ आ रही है, डिटेलिंग अच्छी लग रही है, तो अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं एवरीथिंग इज ऑल राइट। कुछ अलग आप चाहते हो तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। डेफिनेटली यू विल रॉक इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आप चाहते हो कि सर इस बारे में और बताइए, तो आप जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट इस सीरीज से बेनिफिट ले पाए, एग्जाम में बेहतर अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कवर कर पाए। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा आया है, टिपिकल लेवल क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, बताऊंगा मैं, डिटेल दूंगा आपको। Dash is a process of expanding a non-specific file name containing a wildcard character into a set of specific file name that exist in storage on a computer server or network। अब क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आया होगा कहना क्या चाहता है, तो मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है किसी भी कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क पर कोई फाइल है, हम उस फाइल का स्पेसिफिक नेम नहीं जानते, लेकिन मैं उस फाइल का थोड़ा बहुत नाम जानता हूँ कि यार वो एस से शुरू होता है और एक पीडीएफ फाइल है। तो आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करके कैसे जो उसे सर्च करोगे तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका। मान लो मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एस नाम से कोई फाइल है, बाकी मैं भूल गया, पीडीएफ फाइल है, तो एस के बाद आप लिख दोगे स्टार, जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, .pdf। जब सर्च में आप लिखोगे इस तरह से और सर्च करोगे तो एस नाम से शुरू होने वाली सारी पीडीएफ फाइल आपको सर्च लिस्ट में दे देगा। तो इस तरह से सर्चिंग है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोबिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। होप नाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर कि हाँ यार वो क्या पूछना चाहता था और क्या हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a collection of internet connected devices that are infected and controlled by common type of malware। collection of computer बताने हैं जो कि एक हैकर यूज करता है फॉर हैकिंग पर्पस, उसे क्या बोलते हैं। उसे बोला जाता है बोटनेट, दैट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। और आपसे ये भी पूछता है बोटनेट का सिंगल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बोटनेट का सिंगल कंप्यूटर, उसे हम जानते हैं जोम्बी के नाम से। वैसे तो बोट नाम हुआ, लेकिन ये अटैक करने का काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, मालवेयर के रूप में यूज हो रहा है, तो उसे हम जोम्बी नाम देते हैं। नेक्स्ट। Dash refers to component of computer virus that execute a miscellaneous activity। किसी भी मालवेयर की miscellaneous activity को किस नाम से जाना जाता है। किसी भी मालवेयर की miscellaneous activity को किस नाम से जाना जाता है, वो बताना है जी। उसको हम जानते हैं पेलोड के नाम से। अभी एलिमिनेशन से कर सकते थे, फिशिंग आपको पता है, फार्मिंग आपको पता, ये आंसर है नहीं, पेलोड इज द राइट आंसर। अब आ गया क्वेश्चन वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वर्चुअल रियलिटी में आपको बताया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और हमारा आंसर तैयार है। डैश इज ए इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स एनवायरमेंट इन रियल टाइम। रियल टाइम के अंदर जो आपकी ऐसे इंटरेक्टिव हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, रियल टाइम में हम उसका यूज कर पाए, जैसे रियल टाइम में गेम खेल पाए, तो उसके लिए यूज होता है ऑगमेंटेड रियलिटी।
डैश इज द कंपाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस विद इंटेंट टू प्रिपेयर कंबाइंड डाटा सेट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। अब कंबाइन करना है, कंबाइन करने के लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होगी उससे आप अपना आंसर दे सकते हो। और कंबाइनिंग के लिए मैंने टर्मोलॉजी कल भी यूज की थी, तो वो भी आप टारगेट कर सकते हो। आपका सही आंसर होगा डाटा एग्रीगेशन। एग्रीगेट करना मतलब कंबाइन करना, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज्ड टू डेजिग्नेट ए ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर इज नोन एज। थोड़ा आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है आपसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर कौन सा है। बाय डिफॉल्ट रजिस्टर कौन सा है जो मोस्टली यूज होता है, वो होता है जी आपका एक्यूमुलेटर। रजिस्टर का टॉपिक जब मैं कवर करवाता हूँ थ्योरी के अंदर तो ये मैं पॉइंट लिखवाता हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रजिस्टर, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर, इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है ये। डाटा ट्रांसफर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट रजिस्टर है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है। डैश इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय इनकमिंग मेल सर्वर। आपको वो प्रोटोकॉल बताना है जो ईमेल से रिलेटेड है इसमें से। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है जो ईमेल से रिलेटेड है, वो है जी आपका पोप। फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यूज वगैरह सारा बता दूंगा मैं, वर्जन भी बता दूंगा, पोर्ट नंबर भी बता दूंगा। इसका पोर्ट नंबर होता है 109। अब इसका एक वर्जन यूज होता है जो आज के टाइम पे यूज होता है, दैट इज पोप 3, उसका पोर्ट नंबर है 110। इसका काम क्या है, रिसीव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। फिर आपने एक नाम सुना होगा दैट इज एसएमटीपी। फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी ईमेल में यूज होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये आपका होता है जी, यूज होता है सेंड ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए। और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 25। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो अकॉर्डिंगली आप इसे कवर कर सकते हो कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a program exceed its allocated space, the operating system use an area of hard disk called dash to store part of program or data files until they are needed। कहने का क्या मतलब है, आसान शब्दों में बोल देता हूँ। जब हमारी रैम फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट एज ए रैम यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। आज ही टॉपिक मैंने कवर करवाया था थ्योरी के अंदर, वर्चुअल मेमोरी। ये वोलेटाइल इन नेचर होती है और अनलिमिटेड कैपेसिटी की होती है। क्यों वोलेटाइल होती है, क्योंकि एज ए रैम यूज हो रहा है हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट। तो रैम जो है वो वोलेटाइल है, तो वर्चुअल मेमोरी वोलेटाइल की तरह काम करेगी। लेकिन वास्तविकता में वर्चुअल मेमोरी अलग से कंपोनेंट होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हार्ड डिस्क को एज ए रैम यूज किया जा रहा है, अलग से कोई मेमोरी थोड़ी नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क आपकी अलग होती है, फ्लोपी डिस्क अलग होती है, रैम अलग होती है, रोम अलग होती है, सारे के सारे आपके हार्डवेयर है, एक चिप है जो हम एज ए मेमोरी कंपोनेंट यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी की अलग से कोई चिप नहीं होती। वर्चुअल का मतलब ही काल्पनिक होता है, वास्तविकता में ये नहीं है। हार्ड डिस्क को एज ए रैम यूज किया जा रहा है तो उसी को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वायरलेस डिवाइस थ्रू ए ब्लूटूथ कनेक्शन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे ऑप्शन पढ़िए, वहां से आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है। क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है यहाँ पर। थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्लूटूथ इज नोन एज व्हाट, उसे बोला जाता है ब्लू स्नर्फिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, उसे ब्लू स्नर्फिंग बोला जाता है जी। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, डैश टिपिकली अनेबल द होस्ट सिस्टम टू रन सॉफ्टवेयर और यूज पेरिफेरल डिवाइस डिजाइंड फॉर गैस सिस्टम। गैस सिस्टम के लिए
होस्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर के अंदर भी हम एक गेस्ट यूजर क्रिएट कर देते हैं कि हम जो एप्लीकेशन उसे यूज करना चाहें सिर्फ वही राइट देते हैं, सारी एप्लीकेशन को वो यूज नहीं कर सकता। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एमुलेटर। हम अपने मोबाइल की पूरी स्क्रीन भी अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर आ सकते हैं यूजिंग दिस एमुलेटर। एमुलेटर सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। सारे काम नहीं कर सकते मोबाइल जैसे, लेकिन मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है, गेमिंग है, एप्लीकेशन को ओपन करना, व्हाट्सएप करना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं उससे एमुलेटर के थ्रू। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल टू रिप्रेजेंट नंबर इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम इज रेफर्ड एज, उसे किस नाम से जाना जाता है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट is available to represent numbers in a positional number system is referred as what? देखिए बेसिक से बताता हूं। हम 4 नंबर सिस्टम यूज करते हैं कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को शॉर्ट में लिख रहा हूं NS, इसका बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें हम 8 वैल्यू यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें हम 10 नंबर यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें हम 16 वैल्यूज यूज में लेते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नंबर सिस्टम में, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेस, या इसे एक और नाम से जाना जाता है रेडिक्स। वो यही है। कौन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं वो भी आपको बता देता हूं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 वैल्यू यूज करते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में हम 8 वैल्यू यूज करते हैं, 0 से लेकर 7। हेक्साडेसिमल में हम 16 वैल्यू यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F। और डेसिमल में हम 10 वैल्यू यूज करते हैं, 0 से लेकर 9। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इसके ऊपर अभी जो RRB लास्ट ईयर हुआ है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं? 8। हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट कितने यूज होते हैं? 6। 0 से लेकर 9 ये नंबर है, A से लेकर F। टोटल 16 है, लेकिन अल्फाबेट आपके 6 यूज हो रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A process of trying out a new product by independent users before it is finally manufactured or developed is known as, उसे क्या बोलते हैं वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये आपने देखा भी होगा, कईयों ने यूज भी किया होगा। मैं डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स डेफिनेटली आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो जब यूट्यूब शॉर्ट्स नए नए आए थे ना, तो सभी के लिए नहीं आए थे ये। जो टॉप क्रिएटर हैं पहले उनको यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करने के लिए दिया गया, क्रिएट करने के लिए दिया गया कि आप बनाकर देखो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो सभी क्रिएटर के लिए वो हम दे देंगे। तो कुछ लिमिटेड यूजर के लिए कोई एप्लीकेशन तैयार करना ताकि टेस्टिंग की जा सके। आफ्टर दैट फिर सभी यूजर के लिए वो बनाई जाती है। तो कुछ लिमिटेड यूजर के लिए दिए तो उसको बोलते हैं बीटा वर्जन। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे भी जाते हैं तो कई एप्लीकेशन का हमें बीटा वर्जन मिलता है। तो वो बीटा वर्जन कुछ ही लिमिटेड यूजर के लिए है, ठीक है। जब उनके रिस्पॉन्स अच्छे आ जाएंगे तब सभी यूजर के लिए वो एप्लीकेबल कर दी जाएगी। तो उसे बोलते हैं बीटा टेस्ट, जो यूजर के द्वारा टेस्टिंग होती है, ठीक है जी। फिर अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? सिस्टम डेवलपर जो टेस्टिंग करता है उसको हम बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। गामा टेस्ट क्या होता है? गामा टेस्ट फाइनल स्टेज टेस्टिंग, मतलब ये दोनों होने के बाद तीसरे नंबर पर जो होगी वो गामा टेस्टिंग होगी, फाइनल स्टेज टेस्टिंग। गामा टेस्टिंग मतलब ये इसी ऑर्डर में होती है, पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए स्प्रेडशीट सेल that remains the same and does not change regardless if it is copied or moved। ये एक्सेल का क्वेश्चन है। किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए
हम किसका यूज करते हैं, हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं और इसके लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। मेनली जो आपकी सेल रेफरेंसेस हैं यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। नॉर्मल सेल एड्रेस जैसे मैं लिख दूं C3A9, ये आपके रिलेटिव सेल एड्रेस है। अब मुझे इसे एब्सोल्यूट बनाना है तो डॉलर सिंबल यूज करना होगा, तो रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर सिंबल लगाना होगा, $C, $3, $A, $9। ये आपका क्या बन गया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बन गया। तीसरा इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसमें एक साइड आप डॉलर यूज कर लोगे या तो रो के आगे या कॉलम के आगे, वो मिक्स्ड होता है, वो एडवांस में हम यूज करते हैं, मेनली इन दोनों का यूज होता है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम डॉलर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से हर एक थिंग है वो समझ आ गई होगी। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो ER10 कोड यूज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के लिए कोड आप यूज कर सकते हो, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, जो भी ऑफर है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस कोड से आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसकी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, एंड डिटेलिंग कैसे आपको लग रही है, या आप टेस्ट फॉर्म में चाहते हैं डिटेलिंग ना हो, सर टेस्ट ही टेस्ट करवाते रहो, इस तरह का भी कोई है तो फीडबैक दे सकते हो। एंड कोई नई चीज आप एडअप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो कि सर ये वाली डाउट है हमारे, तो मैं एज फास्ट एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैक्सिमम जो क्लासेस हैं जब लाइव होती हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर टुडे सेशन, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।